तो लास्ट क्लास में हमने किया था ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड ई एवरेज आई एवरेज। फिर कंप्लीट साइकिल जीरो आया था। ई मीन कितना था याद है? 2/पाई आई नॉट। आई मीन था 2/पाई आई नॉट। और देन वी डिड पी एवरेज। हाँ IRMS का भी रिलेशन में होता है, डिराइव नहीं किया था हमने ये। IRMS इज बेसिकली यस। I0/√2। ये डिराइव करेंगे आज 707 I0। सिमिलरली ERMS is E0/√2, which is 0.707 E0. Then we did, if we connect only resistor with the AC source तो फिर क्या होता है? सिर्फ अगर रेसिस्टर को कनेक्ट करोगे तो then we saw that E and I are in phase. E and I are in phase, सेम फेज में थे ना। अगर ओनली रेसिस्टर कनेक्ट किया तो EMF एंड वोल्टेज आर इन द सेम फेज। एंड देन वी आल्सो फाउंड कि अगर E अगर होगा E0 साइन ओमेगा टी, देन I इज I0 साइन ओमेगा टी। ये था। एंड I0 इज इक्वल टू E0/R, और यू कैन से IRMS इज इक्वल टू ERMS/R। ओम्स लॉ लग जाता है, सिंपल। ओनली रेसिस्टर में EMF and current both are in the same phase. Then we did only inductor. अगर सिर्फ इंडक्टर को तुम कनेक्ट करोगे AC सोर्स के साथ तो क्या होगा? When only inductor is connected AC source, then I lags behind E by 90 degree. This was a key point. Current lags behind the voltage by 90 degree. Current lags behind voltage by 90 degree. That is, अगर E का इक्वेशन है E0 साइन ओमेगा टी, तो करंट का क्या होगा? I0 साइन ओमेगा टी -π/2। नोटिस दिस, करंट लैग कर रहा है। करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। सो द करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, मतलब हमेशा करंट के फॉर्म में लिखेंगे। ये भी हम बोल सकते हैं वोल्टेज लीड द करंट, बट वी नॉर्मली राइट इन विद रिस्पेक्ट टू द करंट, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और दीक्षा प्रैक्टिकल हो गए? कैसे हुआ? अच्छा, फिजिक्स का तो बहुत अच्छा हुआ। चलो गुड। They asked me 3 graphs in 5 hours. ओके, विच ग्राफ? Resistivity variation with temperature of conductor, semiconductor and अच्छा अच्छा, ओके राइट, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर। ये लास्ट क्लास का थोड़ा रिकैप करा रहा था मैं, क्योंकि बार बार काम आएगा ये अब। तो करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री।
देन वी ऑल्सो फाइंड रिलेशन बिटवीन, जैसे यहाँ पे था ना, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय एक्सएल. एक्सएल इज ओमेगा एल, इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसका यूनिट होता है ओम. इट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, यूनिट इज ओम. देवीना क्या हुआ स्कूल में आज? सर आज प्रैक्टिकल था केमिस्ट्री का। अच्छा, एग्जाम वाला प्रैक्टिकल है, नॉर्मल हाँ प्रैक्टिकल? एग्जाम वाला प्रैक्टिकल था। कैसा हुआ? अच्छा क्या था, हाँ. मैम ने ऑन द स्पॉट ही चेक कर दिया था वहीं पे। एंड शिविका, बहुत दिनों बाद तुम नजर आ रही हो क्लास में. सर हमारे स्कूल में स्टे बैक था वेंसडे को अच्छा, प्रैक्टिकल्स के लिए। तो पुरानी क्लास देख ली? यस सर। ये वो ही रिकैप करा रहा था मैं. फिर मैंने बताया था कि इसका ग्राफ भी अक्सर आता है एक्सेल एंड ओमेगा का, से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ठीक है. एक्सेल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू एसी सोर्स. और आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाय एक्सेल. वही ओम्स लॉ बट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. ये हमने लास्ट क्लास में किया था. ओनली इंडक्टर, ओनली कैपेसिटर. अब हम आएंगे ओनली इंडक्टर, ओनली रेसिस्टर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट इज कैपेसिटर. तो अब हम एक कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे इन एसी सोर्स के साथ. विल फाइंड अ फेज रिलेशन बिटवीन द टू. ओके? नहीं, नहीं लिखोगी? नहीं लिखने दूंगा. प्रैक्टिकल हो गया शुरू, कदम. इस साइड का लिख लिया, लेफ्ट साइड का. ओनली कैपेसिटर हमने दिया ही नहीं अभी तक. कब? अच्छा, तो इतनी जल्दी थोड़ी चेक हो जाता है. So now we connect only capacitor with an AC source. AC source की इक्वेशन है E is equal to E naught sin omega t, equation number 1. And this is a capacitor of capacitance C. इसके across voltage है VC. So source voltage है E and VC is the voltage across the capacitor. तो voltage drop across capacitor must be equal to E. V कितना होता है? Q by C. अगर Q is a charge on the plate of the capacitor, C is the capacitance, तो Q by C is the voltage. E की जगह we can write E naught sin omega t. तो Q is equal to E naught C sin omega t आ गया. हमें करंट का एक्सप्रेशन चाहिए. तो करंट का एक्सप्रेशन कैसे आएगा? वी नो दैट डी क्यू बाई डी टी इज आई. तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. ऑन डिफरेंशिएशन with respect to time. So this would be dq by dt. E नॉट कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस भी कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंड ओमेगा टी का चेन रूल से ओमेगा हो जाएगा. सो हमें करंट का एक्सप्रेशन चाहिए था, तो हमने डिफरेंशिएट किया, जबकि उसमें हमने इंडक्टर वाले में इंटीग्रेट किया था, बिकॉज उसमें ऑलरेडी डी आई बाई डी टी था, हमें आई चाहिए था, तो वी इंटीग्रेटेड. हियर वी डिफरेंशिएटेड. So this
dq by dt will become I. So this is I. ओमेगा सी को मैं नीचे ले आता हूँ, 1/ओमेगा c लिख देते हैं इसको, एंड दिस इज cos ओमेगा t. I is equal to E naught डिवाइड बाय 1/ओमेगा c cos ओमेगा t. cos तो डायमेंशनलेस है, ये करंट है, ये वोल्टेज है, मतलब 1/ओमेगा c होना चाहिए रेसिस्टेंस. सो दिस 1/ओमेगा c is called कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक है, लिख लो. This is capacitive reactance. Resistance offered by, इसकी definition लिखो. It is resistance offered by a capacitor to an AC source. Resistance offered by a capacitor to an AC source is called capacitive reactance. Unit is ohm. Now in case of DC circuit क्या होगा? DC सोर्स में बैटरी होती है, उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है, तो XC कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी. ठीक है, अगर हम इसको डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर को, तो its resistance would be infinity. That is why we say that a capacitor blocks DC. लिख लो उसके नीचे, a capacitor blocks DC. क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, a capacitor blocks DC but not AC. Explain. A capacitor blocks DC but not AC. Explain. तो उसका रीजन क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1/ओमेगा c. इन केस ऑफ डीसी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो XC हो जाएगा इन्फिनिटी. मतलब डीसी सोर्स के लिए इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. लिखो इसका आंसर. फॉर डीसी सोर्स इट ऑफर्स, अ कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. ब्रैकेट में लिख लो, एज ओमेगा इज 0, as omega is 0 and XC is equal to 1/omega c. As omega is 0 and XC is equal to 1/omega c. But in an AC circuit, omega is a finite number. Omega is a finite non-zero number. Resulting in finite value of XC. Resulting in finite value of XC. मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस फाइनाइट होगा. Therefore, it will not block AC. Therefore, it will not block AC. AC को ब्लॉक नहीं करेगा. देवीना, दिव्शा, खाना खा लिया तो कैमरा ऑन कर लो. अब 1 मार्क का अक्सर ग्राफ आता है, XC वर्सेस ओमेगा ग्राफ. तो as you can see, XC is inversely proportional to omega. So the graph would be a curve like this. इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा. ठीक है, और बाय चांस तुम्हें पूछ लिया XC वर्सेस 1/ओमेगा का ग्राफ, तो फिर क्या होगा? इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन.
तो वाइल आंसरिंग क्वेश्चन देख लेना क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। अब ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी आई इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट था ना, ई नॉट बाई एक्स कॉस ओमेगा टी। ई नॉट बाई एक्स सी इज कॉल्ड, अगेन ओम्स लॉ लगा दिया हमने, वोल्टेज बाय रेसिस्टेंसेस करंट। आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। लेकिन फेज रिलेशन के लिए इसको मुझे कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। दिस इज द expression for current and this is the expression for voltage. इन्फिनिटी में मीट करता है। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, कुछ करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी, मतलब करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसका रिजल्ट लिख लो, आई लीड्स ई बाय 90 डिग्री। नहीं, पाई बाय टू माइनस ओमेगा टी करना पड़ेगा तुम्हें, तो फिर उसमें रिलेशन नहीं बता पाओगे ना, ओमेगा टी प्लस या ओमेगा टी माइनस होना चाहिए, शुड बी ओमेगा टी प्लस और माइनस, कि उसका ओमेगा टी है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसको एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लो, इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे और इसका ग्राफ भी बनाएंगे, जैसे इंडक्टर का बनाया था, उसमें लैग कर रहा था, इसमें लीड करेगा। उसको याद कर लो पूरा अभी, एग्जाम में आएंगे सारा। 5:30 के बाद करूंगा। नहीं नहीं मेरी क्लास है वो दूसरी अगली बार मिल जाएगा तुम्हें। अरे कल इतनी जल्दी नहीं होते सारे काम, बहुत सारी चीजें क्लासेस होती है मेरी। तो यू सी दैट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था, एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, या फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है। तो करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90। तो अगर ये ई नॉट वेक्टर है, दिस इज ओमेगा टी, दिस वुड बी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो करंट का जो वेक्टर होगा दैट विल लीड बाय 90 डिग्री, द वेक्टर ऑफ करंट वुड लीड बाय 90 डिग्री। तो करंट वेक्टर वुड बी हियर एट 90 डिग्री। और ग्राफ कैसे बनेगा इसका? इफ दिस इज वोल्टेज 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, तो ग्राफ ऑफ करंट कहां से शुरू होना चाहिए, देवीना बताना। ग्राफ ऑफ करंट कहां से शुरू होगा? हम्म, सर श्योर नहीं। क्या सो गई तुम? नहीं सर।
ये है करंट का ग्राफ, कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है। 1 से। दिस इज आई। तुम तो सारे एंट्रेंस अभी निकाल लेना, आईएएस वगैरह सब निकाल लो अभी से, ठीक है। और इलेक्शन में लड़ लो, मैं तो कहता हूँ, बताओ तुम पीएम बन सकती हो। हम्म। तो अब हमने तीनों कंपोनेंट इंडिविजुअली कर लिए हैं, ठीक है। अब इनका हम कॉम्बिनेशन करते हैं एलआरसी सर्किट, सीरीज एलआरसी सर्किट, जो कि 5 मार्क का आएगा। सीरीज एलआरसी सर्किट में तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड होंगे एसी सोर्स के साथ। आई वुड सजेस्ट एक बार तीनों के फॉर्मूले देख लो जो भी हमने किए हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नावी का एग्जाम में आ रहा है ना ये सारा। शिविका तुम्हारे भी आ रहे हैं। यस सर। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर अभी ईएमएफ चल रहा है। कौन सा? ईएमएफ चल रहा है स्कूल में। ईएमएफ? वो कौन सा है? ईएम वेव्स होगा। हाँ हाँ वही वही चल रहा है उसका तो सर। मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। 3 मार्क का आता है ईएम वेव्स। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट, ईएम वेव्स के यूजेस एंड हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, बस उस पर क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का। सीरीज एलआरसी सर्किट। सीरीज एलआरसी सर्किट में तीनों कंपोनेंट को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल एसी सोर्स के साथ। इंडक्टर, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, एल आर एन सी, कनेक्टेड टू एसी सोर्स। सीरीज में है तो तीनों में करंट सेम होगा, तो करंट को हम आई ले लेते हैं। इस बार हमने करंट का एक्सप्रेशन स्टार्टिंग में ले लिया, और वोल्टेज का हमें फेज निकालना होगा, ठीक है। अर्लियर हमने क्या किया था, इंडिविजुअली तीनों कंपोनेंट्स में वोल्टेज का फेज, यस, 5 मार्क का पूरा सीरीज एलआरसी सर्किट। और इसमें हो सकता है न्यूमेरिकल भी आए छोटा सा एक, या फिर सिर्फ न्यूमेरिकल 5 मार्क का आ जाए। तो तीनों कंपोनेंट में सेम करंट फ्लो कर रहा है। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज वीएल, voltage across resistor is VR, voltage across capacitor is VC. As three components are in series, तीनों में सेम करंट फ्लो कर रहा है। तो वी आर कितना, वी एल कितना होगा, आई इंटू एक्सएल। वी एल इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एल। वी आर कितना होगा, आई इंटू आर, वोल्टेज ड्रॉप, और वोल्टेज एंड वी सी कितना होगा। एक्सएल क्या है वो भी लिख लो साइड में।
XL is omega L. XC is 1 by omega C. XL is inductive reactance. XC is capacitive reactance. अब फेजर डायग्राम बनाते हैं. टेल मी वन थिंग, वोल्टेज अक्रॉस resistor and I are in the same phase or not? है ना? रेसिस्टर में वोल्टेज और करंट का सेम फेज होगा. अब मुझे बताओ VL का होना चाहिए. VL इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर. VL ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा? ऊपर की तरफ 90 डिग्री। बिकॉज करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, है ना? करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो मतलब VL ऊपर होना चाहिए. करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो VL परपेंडिकुलरली अपवर्ड होगा, देखो VR और I का सेम फेज है. एंड देन VC का होना चाहिए, करंट लीड्स द वोल्टेज इन कैपेसिटर बाय 90 डिग्री. तो अगर ये करंट का फेज है तो VC शुड बी हियर. तो ये VL, VC और VR का फेजर डायग्राम बन गया. इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, तुम क्या कर रही हो? तो VL and VC are out of phase. आउट ऑफ फेज का मतलब है फेज डिफरेंस 180 डिग्री. ठीक है? तो VL और VC में जो फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री होता है हमेशा. अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आंखें बंद करके VR हॉरिजॉन्टल कर दो, VL ऊपर, VC नीचे. अदरवाइज कॉन्सेप्ट तो यही है, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में है तो VL करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज. तो करंट अगर ये, तो वोल्टेज यहाँ पे आगे हो गया. करंट लीड्स VC बाय 90, तो ये हो गया. अगर इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट होगा ये, if it's inductor dominated circuit, if it's inductor dominated circuit, इंडक्टर डोमिनेट सर्किट का मतलब है VL इज मोर देन VC. इफ इट्स इंडक्टर डोमिनेट सर्किट, VL की वैल्यू VC से बड़ी है, तो फिर क्या होगा? ये दोनों माइनस हो जाएंगे, VL माइनस VC ऐसे आ जाएगा ऊपर की तरफ. इट वुड बी VR, है ना? सिंस VL एंड VC दे वर आउट ऑफ फेज बाय 180, दोनों माइनस हो गए. VL VC से बड़ा था, VL माइनस VC आ गया. एंड देन इसका रिजल्टेंट क्या होगा? दिस वुड बी द रिजल्टेंट वोल्टेज V. नेट वोल्टेज वुड बी V. VR और I सेम फेज में, दिस इज फाई. सर हाँ, क्या मैं एक डम क्वेश्चन पूछूं? क्या पूछूं? क्या मैं एक थोड़ा डम सा क्वेश्चन पूछ लूं? कुछ भी पूछ लो यार, 2+2 पूछो मेरे से. अगर हम फेजर्स वेक्टर के लिए बनाते हैं और करंट और वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, दैट इज ट्रू, बट यहाँ पे फेज की बात हो रही है. तो फेज इज नॉट डायरेक्ट एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ करंट और वोल्टेज. ठीक है? थैंक यू सर। तो क्या हुआ? VL माइनस VC ऊपर की तरफ हो गया, VL बड़ा था, ये नेट वोल्टेज ये हो गया. तो वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय फाई. ठीक है?
और यू कैन से करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय फाई, तो फाई को कहा जाएगा फेज लैग। नेट सर्किट में अगर ओनली इंडक्टर होता तो 90 से लैग कर रहा होता, ओनली कैपेसिटर होता तो करंट 90 से लीड कर रहा होता, लेकिन इसमें तीनों का कॉम्बिनेशन है और वी एल वी सी से बड़ा, तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फाइव, फेज लैग। और अगर तुम फाइव को ओमेगा से डिवाइड करोगे तो उसको बोलते हैं टाइम लैग। इसमें पाइथागोरस लगाओ जरा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। भी आ रहा है। और net voltage is coming out to be root of VR square plus VL minus VC का होल स्क्वायर। अगर हमें दिया हुआ है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, तो वी कैन फाइंड द नेट वोल्टेज यूजिंग दिस रिजल्ट। अब एक काम करो, VL VC और VR को रिप्लेस करो इसमें, इस फॉर्मूले में VL VC VR को रिप्लेस करो। क्या आएगा? मैं इधर लिख देता हूँ। V would be under root of IR whole square IXL माइनस IXC, है ना। तो V आई स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में से आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर। आई बाहर निकाल के इधर ले लो। So this is V by I. V is the net voltage, I is the net current. So this V by I is also called impedance represented by Z. मतलब impedance is equal to V by I. Impedance is the total resistance offered by an AC circuit to AC source. Total resistance offered by AC circuit to an AC source. Its unit is ohm. और हम इसी से रिलेटेड एक ट्रायंगल भी बना सकते हैं जिसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा जेड। दिस कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। नहीं, मतलब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ना इसके। फिजिक्स कब है?
फर्स्ट बुक पूरी आ रही ना? हम्म। हाँ तो ये वैसे तक पहली बुक ही तो आ रही है बस। लोगों तो सेकंड बुक भी आ रही है। रे ऑप्टिक्स तक आ रहा है लोगों का, है ना? अच्छा ठीक है। इंस्ट्रूमेंट नहीं आ रहा इसका मतलब। तो शुरू का फिर तो बहुत इजी है, तो शुरू का तो टी आई आर आएगा एक तो, एंड रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का डेरिवेशन आएगा। बस वो तो कर लेना, नोट्स में लिखा हुआ है वो सब। हाँ। तो एक बार इसको वापस रिकैप करते हैं। तीन कंपोनेंट्स, एसी सोर्स, करंट का हमने एक्सप्रेशन स्टार्ट किया, यहाँ ले लिया। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी एल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, आई एक्सएल हो जाएगा। अगर उसने दिया है कि आर एम एस पोटेंशियल ड्रॉप, तो मतलब हम लेंगे आई आर एम एस इंटू एक्सएल। अगर पीक वोल्टेज ड्रॉप है तो आई नॉट इंटू एक्सएल लेंगे, ठीक है। एंड वी सी एक्स सी। फिर हमने फेजर डायग्राम बनाया। वी हैव अज्यूम दैट वी एल इज मोर देन वी सी, तो नेट ऊपर की तरफ चला गया। पाइथागोरस लगा के फिर वी आर वी एल वी सी की वैल्यू डाल दी, इम्पिडेंस आ गया। एंड दिस इज इम्पिडेंस ट्रायंगल। यहाँ पे एक तुम tan फाई निकाल सकते हैं। फाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर से। एक होता है कॉस फाई पावर फैक्टर, वो होता है आर बाई जेड। कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अभी पावर का फॉर्मूला भी डिराइव करना है। तो cos phi is power factor which is r by z। तो हमने देखा करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय फाई, और वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय फाई। तो अगर करंट का एक्सप्रेशन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट में वोल्टेज का क्या होना चाहिए? वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, माइनस फाइव होगा। वोल्टेज करंट से फाई आगे है, प्लस फाइव होगा। तो इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट में करंट लैग कर रही है ना फाइव से। इसको एक बार याद कर लो पक्का। क्वेश्चन होगा डिराइव फॉर्मूला फॉर नेट वोल्टेज एंड इम्पिडेंस इन एलआरसी सर्किट। बोर्ड में तो आएंगी, अगर अभी नहीं आ रही तो। आते हैं, ऐसा नहीं नहीं आते, थोड़े बहुत तो आएंगे। नहीं आते हैं। दिया तो था लास्ट में। लास्ट के चैप क्वेश्चन तो डेरिवेशन ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर ये सर्किट होता कैपेसिटर डोमिनेट सर्किट, फिर क्या करते? कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट, उस केस में वी सी विल बी मोर देन वी एल। ये कंसेप्चुअल आ सकते हैं, इसलिए जरूरी करना। तो इस बार वी सी माइनस वी एल करना पड़ेगा तुम्हें, और नेट वोल्टेज इस तरफ हो जाएगा। फिर ये फाइव होगा। इम्पीडेंस ट्रायंगल ऐसा बनेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी हो जाएगा। एक्सप्रेशन फॉर करंट हमने शुरू में ले लिया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। वोल्टेज का एक्सप्रेशन होगा ई इज इक्वल टू ई नॉट। अब इस वी लिया था ना मैंने, तो वी इक्वल टू वी नॉट साइन। अब यहां जरा देखो, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को या वोल्टेज लैग कर रहा है? साइन ओमेगा टी माइनस फाइव होगा। तो दे माइट गिव यू दिस एक्सप्रेशन एंड आस्क यू
What can you say about, is it inductor dominant circuit or capacitor dominant circuit? बाकी सारे फॉर्मूले सेम रहेंगे. हम्म. ठीक है. सृष्टि, क्या चल रहा है स्कूल में? सर ये हमारा अभी आज ही हुआ हो ये गया आज? टॉपिक। अच्छा अच्छा. यस। Now we'll derive the formula for P average in LRC circuit. P average in LRC circuit. So when nothing is mentioned, we'll assume that is a inductor dominant circuit. तो अगर करंट है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. इंडक्टर डोमिनेट सर्किट में करंट लैग करता है, तो इट्स इंडक्टर डोमिनेट सर्किट. तो प्लस फाइव, करंट लैग कर रहा है फाइव से. तो पी एवरेज कैसे डिराइव करोगे? पी एवरेज का फॉर्मूला है 1/t 0 to t I V dt. ये था. हमने ई की जगह वी ले लिया इस बार. ठीक है, ई और वी सेम चीज है. इंटीग्रेट कर लेते हैं, आई और वी को रिप्लेस करो. कैसे इंटीग्रेट करोगे? टू अंदर ले लूंगी, फिर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी. हम्म. विल यूज दिस आइडेंटिटी. 2 sin a sin b is equal to cos a minus b minus cos a plus b. तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो. और ये आइडेंटिटी लगाओ, क्या आ रहा है? हम्म. 5 कांस्टेंट है. हम्म.
क्या रहे? फाइव से बाहर निकालो ना उसको। तो कॉस ए माइनस बी में क्या हो जाएगा? ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी, है ना, डी टी। इसमें ओमेगा टी कट जाएगा। आई नॉट वी नॉट बाय टू टी, दिस वुड बी जीरो टू टी cos phi. Phi is a constant. ये हो गया। आई नॉट वी नॉट बाई टू टी हो गया। cos phi कांस्टेंट है, वन का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो टी cos phi, cos का इंटीग्रेशन साइन डिवाइड बाय टू ओमेगा हो जाएगा। कांस्टेंट से डिवाइड कर दिया, जीरो टू टी। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं। हम्म अपर लिमिट टी जाएगा साइन टू ओमेगा कैपिटल टी प्लस फाइव बाय टू ओमेगा, माइनस साइन लोअर लिमिट जीरो डाला, तो माइनस टी तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस साइन फाइव बाय टू ओमेगा। लेकिन ओमेगा टी क्या होता है? ओमेगा इज टू पाई बाई टी, दैट गिव्स यू ओमेगा टी एज टू पाई। तो पी एवरेज इज आई नॉट वी नॉट बाय टू टी टी कॉस फाइव माइनस टू ओमेगा टी हो जाएगा साइन फोर पाई, साइन फोर पाई प्लस फाइव बाय टू ओमेगा साइन फाइव बाय टू ओमेगा। यू नो दैट किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वी कैन ऑलवेज नेग्लेक्ट मल्टीपल ऑफ टू पाई। ये कट जाएगा। तो पी एवरेजेस आई नॉट वी नॉट बाय टू कॉस फाइव। इसीलिए कॉस फाइव को पावर फैक्टर बोलते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। आई नॉट बाय रूट टू, वी नॉट बाय रूट टू भी लिख सकते हैं इसको, कॉस फाइव हो गया। दैट इज पी एवरेज इज ऑल्सो आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाइव, ये भी यूज कर सकते हो।
लेकिन व्हाट वाज कॉस फाई? कॉस फाई था आर बाय जेड, है ना? तो क्या हो जाएगा ये? पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस वी आर एम एस आर बाय जेड. बट व्हाट इज वी आर एम एस बाय जेड? वी आर एम एस बाय जेड वॉज आई आर एम एस, ओम्स लॉ. तो पी एवरेज इज ऑल्सो आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर. इतने सारे फॉर्मूले हुए तुम्हारे ये. अब एलआरसी वाला ना इसको गो थ्रू करो एक बार, फिर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. एलआरसी को दोबारा से पढ़ लो. हाँ, उसमें भी सेम ही आएगा, सारा रिजल्ट सेम आएगा, सिर्फ वो फेजर डायग्राम डिफरेंट हो जाएगा. जनरली नहीं पूछते, कंसेप्चुअल आ सकता है, वाइवा में पूछ सकते हैं. ओके नाविका, क्या क्या आ रहा है? फर्स्ट बुक. हाँ ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा वो तो. तो है, हम्म. हमारे स्कूल में हमें दो दो वाले भी पढ़ा रहे थे, मतलब सिर्फ एल और आर और एल और सी. हाँ वो इसी से हो जाएगा ना अभी, इसी से हो जाएगा वो. जब हम एल को जीरो कर देंगे तो आरसी सर्किट हो जाएगा, जब सी को जीरो करेंगे तो एल आर सर्किट हो जाएगा. इफ यू नोटिस दैट जेड का जो फॉर्मूला था वो था आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, है ना? एक्सएल है ओमेगा एल एंड एक्सी इज 1/ओमेगा सी. तो ओमेगा का जो इफेक्ट है एक्सएल पे अलग है, एक्सी पे अलग है. ओमेगा तुम इंक्रीज करोगे तो एक्सएल बढ़ता है और एक्सी डिक्रीज होता है, जबकि ओमेगा अगर डिक्रीज करेंगे तो एक्सएल डिक्रीज होगा और एक्सी बढ़ेगा, जस्ट ऑपोजिट. तो अगर हम ओमेगा को वेरी करें तो क्या ऐसी सिचुएशन आएगी दैट नेट रिएक्टेंस विल बिकम जीरो. ठीक है. So, अगर ऐसा होगा तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस. If we choose such a frequency that XL minus XC becomes zero, that situation is called resonance. And the frequency corresponding to resonance is called resonance frequency. अगर ओमेगा आर लिखना है तो हो जाएगा 2 पाई एफ आर.
ओमेगा आर को भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गई। एफ आर इज नॉर्मल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो एक्सएल विल बी इक्वल टू एक्सी। एक्सएल क्या हुआ, ओमेगा आर इंटू एल। एक्सी क्या होगा, ओमेगा आर इंटू सी। दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर आर वुड बी 1/LC, और एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वुड बी 1/√LC। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। और इसको अगर तुम 2πFR लिखोगे तो यहाँ से FR भी आ जाएगा फिर। FR वुड बी, दिस वुड बी इन हर्ट्ज और साइकिल पर सेकेंड। अब जब रेजोनेंस होगा तो उस सिचुएशन में Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z will be minimum. Z will become minimum because X तो जीरो हो गया, एक्सएल एक्सएल माइनस एक्सी। तो Z will be minimum इक्वल टू प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो, Z will be minimum प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंड करंट विल बिकम मैक्सिमम। रेजोनेंस पे करंट मैक्सिमम हो जाती है, वाई, बिकॉज Z मिनिमम हो गया। Z has become purely resistive at resonance. तो कई बार तो बोलते हैं कि at resonance क्वेश्चन में sometimes they don't mention at resonance but they indirectly tell you it's resonance। कैसे, they'll say that voltage across inductor is equal to voltage across capacitor, मतलब resonance। इसका मतलब resonance ही है। या if they say that power factor is 1, तो पावर फैक्टर क्या था, R/Z, बट रेजोनेंस में R एंड Z आर इक्वल, तो पावर फैक्टर 1 हो जाता है। इसका मतलब ये रेजोनेंस हो गया। समटाइम्स दिस इज द करंट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम का मतलब भी इट इज रेजोनेंस। समटाइम्स दे से दैट नेट रिएक्टेंस इज जीरो, इसका मतलब भी रेजोनेंस। रेजोनेंस, रेजोनेंस का मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्सी। एम नहीं लिखा, सही पकड़े हैं तुम। रेजोनेंस क्या होगा बताओ, जो दिखता है वो होता नहीं। अरे बावड़ी, ये देखो क्या लेती, तो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें सुनाई भी नहीं दे रहा है। रेजोनेंस। तुम भी ना दिमाग घर पे रख के आती। मम्मी ने बोला कि बहुत गर्मी है आज, बरसात भी हो सकती है, दिमाग बह जाएगा है। वही ना, वो तुम कभी होने वाले नहीं हो। तो रेजोनेंस समझ में आ गया सभी को। रेजोनेंस में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर इक्वल होगा, ये नेट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ये भी हो सकता है, दे गिव यू दैट वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर equals to the net voltage, that is also would mean resonance only। ठीक है, इन सब का मतलब वही है, सभी में रेजोनेंस हो रहा है। और जब भी किसी न्यूमेरिकल में वोल्टेज या करंट दे रखा होगा, इसका मतलब होगा आरएमएस वैल्यू, ठीक है। असाइनमेंट निकालो। वही तो करा रहा हूँ।
11th का हुआ ना टेस्ट? हम्म। हम्म। क्या बात कर रहे हो? ईमेल का साइन मैंने भेजा हुआ है। कब भेजा था ये? 14। पाकिस्तान जिस दिन इंडिपेंडेंट हुआ था उस दिन भेजा है मैंने। वो आपस में डिसाइड हुआ था। क्वेश्चन 100 करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 100, पेज 22। पेज नंबर 22, क्वेश्चन 100। जो भी वैल्यूज दे रखी है सारा लिखो, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो चिल्ला के मन में। एल इज 80 मिली हेनरी। मिली को कन्वर्ट करो। कैपेसिटर 60 माइक्रोफैरड, कन्वर्ट करो फैरड में। 1 मिनट। रेसिस्टर तो इसमें है ही नहीं ना। ये बेसिकली। हम्म। हाँ। ये एलसी ऑसिलेशन हो गया। दिस एलसी ऑसिलेशन तो हमारे कोर्स से हट चुका है। फॉरगेट दिस। माफ करो उसको। 112 करो। क्वेश्चन 112। L is 4 Henry, R is 40 ohm, and C is 100 millifarad, है ना? 10⁻⁻1 farad. Calculate the resonant frequency of the circuit. कर लो, easy है तो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला करा है ना, उससे कर दो। ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा आर निकाल लो, दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी।
एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो हम्म ओमेगा कब निकालना है और एफ कब निकालना है? देखो, अगर कुछ मेंशन नहीं तो ओमेगा आर से ही काम चल जाएगा। दे आस्क यू स्पेसिफिकली फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, तो एफ आर निकालोगे। इफ दे आस्क यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर ही होता है। थैंक यू सर। तो क्या आ रहा है? एल कितना था? 4। सी इज 10⁻⁻1, तो 1/, ये तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इन द न्यू, 10⁻1 इन द न्यूमरेटर ना, √10 हो गया। √10 को अप्रोक्सीमेटली 3.15 ले सकते हो तुम। तो कितना हो गया? 1.58। हम्म रेडियन पर सेकेंड। सिंस ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो ये रेडियन पर सेकेंड में होगा। अगर एफ आर निकालोगे तो फिर हर्ट्ज में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका? ऑब्टेन द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट कैसे निकलेगा? अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर देते हैं लोग बाग। They'll find Z using R² plus XL minus XC whole square। तो क्या करेंगे वो लोग? XL निकालेंगे यूजिंग ओमेगा एल। They'll find XC using 1/ωc, right? And by, if you make some silly mistake, तो पता क्या होगा? ये दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। जबकि रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस में इट्स नॉट नीडेड। इन रेजोनेंस XL इक्वल टू XC होता है, ये कट जाता है, तो Z इक्वल टू R होता है। तो एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज बेसिकली इक्वल टू रेसिस्टेंस ओनली। तो जो रेसिस्टेंस है वही इम्पीडेंस के इक्वल है, तो आंसर क्या होगा इसका? 40 ओम। सिंस इट इज रेजोनेंस, देयरफॉर impedance is purely resistive, equal to R। और क्या पूछा है नेक्स्ट? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, तो आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए हम क्या करेंगे? वीएल निकाल लेते हैं, वीएल आरएमएस निकाल लेते हैं। तो वीएल आरएमएस क्या होगा? आई आर एम एस इंटू एक्सएल, ये निकाल लो। आई आर एम एस कैसे आएगा? आई आर एम एस के लिए यू कैन यूज ई आर एम एस या वी आर एम एस बाई जेड, है ना। और इसमें वोल्टेज दिया था क्वेश्चन में, कितना वोल्टेज था? उससे पहले उन्होंने आई नॉट का वैल्यू पूछा। अच्छा, ई आर एम एस कितना, वोल्टेज कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। हाँ, अब मैं ये बताना चाह रहा था, जब भी किसी क्वेश्चन में वोल्टेज दिया होगा एसी के, दैट विल बी द आरएमएस वोल्टेज अनटिल अनलेस दे मेंशन इट इज अ पीक वोल्टेज। इसने मेंशन किया पीक वोल्टेज क्वेश्चन में? नहीं ना। इसका मतलब दिस वोल्टेज इज बेसिकली आरएमएस वोल्टेज। तो यूजिंग ई आर एम एस बाय जेड, लेकिन जेड क्या है? जेड तो आर के इक्वल होता है, तो ये आ जाएगा 220 जेड इज आर ओनली। तो कितना आ गया आर एम एस? 11 एम्पियर। आर एम एस करंट इज 11 एम्पियर।
तो फिर Z तो 40 है। प्लस प्लस नहीं करनी, 40। ठीक। सर हाँ, Z 40 है। कितना? Z 40 है। अच्छा सॉरी, Z40 था, मैंने देखा नहीं। तो फिर ये हो जाएगा 5.5। क्या है ये? Z इज 5.5 एम्पियर हो गया। आई नॉट भी पूछा उसने। आई नॉट होता √2 इंटू IRMS। √2 से मल्टीप्लाई कर लो। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वाला I0, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट वाला I0। तो √2 इंटू 5.5, √2 इज 1.414, कर लो। कितना आ रहा है? 7.7। तो दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, 7.77। ओके, फिर नेक्स्ट क्या था? पोटेंशियल ड्रॉप, RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, IRMS इंटू एक्सएल, है ना। IRMS तुम निकाल चुके हो 5.5, एक्सएल कितना है? ओमेगा एल। तो 5.5 ओमेगा कितना है? ओमेगा था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कितना आया था? 1.58। और एल कितना था? 4 हेनरी। So this will be your RMS potential drop across inductor. 34.76। 34 0.76। वोल्ट। अब RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर के लिए क्या करोगे? RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर में लोग टाइम वेस्ट कर देंगे, पता क्या करेंगे? दे विल फाइंड VC इज इक्वल टू IRMS इंटू XC। IRMS पता है, XC होता है 1/ω/c। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में VL इक्वल टू VC होता है। तो जो आंसर तुम्हारा VL RMS का है वही VC का आएगा। तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट। तो जो वैल्यू VL की है वही वैल्यू VC की होगी। बोथ विल बी 34.76 वोल्ट। नो नीड टू कैलकुलेट दैट। ठीक है। अगर पावर कंज्यूम पूछी होती सर्किट में तो कितना होगा? P एवरेज के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, I²RMS into R। And you can, if you want, you can use IRMS, ERMS, cos phi। एक ही बात है। cos phi 1 होगा बिकॉज रेजोनेंस हो रहा है। ERMS होगा IRMS इंटू Z, Z इज R, तो वही फॉर्मूला आ जाएगा।
तो IRMS कितना था? 5.5 होल स्क्वायर इंटू आर, दैट विल बी द पावर कंज्यूम्ड. अगर पूछा होगा व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड अक्रॉस इंडक्टर, P average across inductor, P average across capacitor, P average across resistor, ये कितना आ रहा है? 1, 1 to 10, 1.21 किलोवाट. P एवरेज अक्रॉस इंडक्टर कितना होगा? P एवरेज अक्रॉस इंडक्टर 0 होगा, किया था ना. इंडक्टर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर. P एवरेज अक्रॉस कैपेसिटर भी 0 होगा बिकॉज इट ऑल्सो डज नॉट कंज्यूम एनी पावर. तो जो भी पावर कंजम्पशन होता है वो आर के अक्रॉस होता है. विल बी 1.21 किलोवाट. अगर इसमें पूछा होता व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, बताना. व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर बताओ. इसी क्वेश्चन में आरएमएस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर कितना है? हम्म. यस, IRMS इंटू आर हो जाएगा. 220. हम्म. कितना आ रहा है? 220. 220. ठीक है. अब एक चीज नोटिस करो, इस सर्किट में 3 कंपोनेंट है. एक रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. सप्लाई वोल्टेज कितना था? 220. इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है? 34.76 वोल्ट. इंडक्टर के क्रॉस भी 36.76 वोल्ट. एंड आर के क्रॉस कितना आ रहा है? 220 वोल्ट. ठीक है. सप्लाई वोल्टेज 220 है और वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 220 से ज्यादा आ रहा है. आ रहा है नहीं आ रहा है? सप्लाई वोल्टेज 220 है और इन तीनों का सम कितना आ रहा है? ये 220 से ज्यादा आ रहा है. तो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन वाई. इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हालांकि नेट वोल्टेज वेक्टर वुड बी VL प्लस VC प्लस VR, लेकिन ये जो दोनों वेक्टर्स हैं वोल्टेज के, ये ऑपोजिट हैं एक दूसरे के. तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं. फेज है ना इनका. इनका फेज ये आउट ऑफ फेज है ना. VL ऊपर था, VC नीचे था, तो कैंसिल हो गए, इक्वल है दोनों. इसीलिए V इक्वल टू VR आ गया. Since they are behaving like vector because they have phase, we have to use this formula. इस फॉर्मूले को जब यूज करोगे तो VL VC कट जाएंगे, आपस में इक्वल है. तो 220 करो, 220 आ गया. तो ये कंसेप्चुअल पूछा जाता है अक्सर कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 कंपोनेंट का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाइड वोल्टेज. एक्सप्लेन व्हाई. बिकॉज VL and VC are out of phase. So while calculating net voltage, they'll be subtracted and we'll be using Pythagoras. तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा.
तो कई बार क्या होता है, अगर सर्किट में दो ही कंपोनेंट है, सी अगर जीरो मान लो, सर सी नहीं है, तो फिर क्या होगा? द सर्किट विल बी कॉल्ड एल आर और आर एल सर्किट. Inductor and resistor only in the circuit connected to AC source. दोनों सीरीज में है तो करंट को I ले लेंगे. दिस इज इंडक्टर, दिस इज रेसिस्टर, दिस इज VL, दिस इज VR. तो VR क्या होगा? I इंटू आर. VL क्या होगा? I इंटू XC, XL सॉरी. XL तुम्हें मालूम है कितना होता है? ये हो जाएगा फिर. सो LR सर्किट में, या तो हम उसी रिजल्ट में, LRC वाले रिजल्ट में C को जीरो डाल दें, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा LR का ही आएगा. फेजर डायग्राम क्या होगा? VR and I are in the same phase. करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, तो VL ऊपर होगा. ये फेजर डायग्राम बन गया. VC जीरो कर दिया ना इस बार. ये नेट वोल्टेज V आ गया, ये फाई आ गया. तो नेट वोल्टेज करंट को लैग कर रहा है. तो अगर करंट को हम लें आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड, नो वोल्टेज लीडिंग बाय फाई. वोल्टेज करंट को लीड कर रहा है, मतलब करंट लैग कर रहा है फाई से. पाइथागोरस लगा दो इसमें, V आ जाएगा. V R इज IR, VL इज IXL. I कॉमन निकाल लो. तो V बाय I आ जाएगा. ये Z हो जाएगा इम्पिडेंस. तुम चाहते तो उस वाले फॉर्मूले में V XC को जीरो डाल के भी आ सकता था ये. इम्पिडेंस ट्रायंगल क्या बनेगा इस बार? XL Z फाई R. Phi would be phase lag. Phi by omega would be time lag. P average का भी सेम फॉर्मूला होगा. IRMS ERMS cos phi और IRMS square into R. Then can have RC circuit also similarly. RC सर्किट में L को हटा देंगे तो RNC आ जाएगा.
resistor and a capacitor. इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर, इसके अक्रॉस वी सी। करंट सर्किट सीरीज में तो सेम हो जाएगी। एक्स सी इज 1/ω c। फेजर कैसे बनेगा? वी सी तुम्हें मालूम है नीचे होता है, वी आर और आई का फेज हमेशा सेम होता है। ये फेजर डायग्राम बन जाएगा। दिस वुड बी फाई, दिस वुड बी नेट वोल्टेज। ये जेड हो जाएगा इम्पिडेंस। इम्पिडेंस ट्रायंगल बनेगा नीचे की तरफ। वोल्टेज अब लैग कर रहा है, तो अगर करंट का एक्सप्रेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज फाइव से नीचे है, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी एवरेज का सेम फॉर्मूला आएगा। आई आर एम एस वी आर एम एस लिख लो, कॉस फाइव, और आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर। सिर्फ ये होगा, फाइव को हम फेज लैग नहीं बोलेंगे, फेज लीड बोल सकते हैं, ठीक है। फाइज फेज लीड, 5/ω टाइम लीड। हम्म। तो नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे प्लस आईआरएमएस का डेरिवेशन, आर सी एल आर, इन सब के न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे अगली वाली क्लास में एसी जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, एंडिंग द क्लास। थैंक यू सर। बाय।